सुप्रभात बच्चों। मैं विनोद कुमार अपने हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने कुंवर नारायण जी की कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। एनसीईआरटी की हिंदी पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने बात सीधी थी पर इस कविता को लिखने वाले कुंवर नारायण जी के संकलन को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। देखिए, कुंवर नारायण जी आधुनिक समय के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। उन्होंने अपने समाज में, अपने इस आधुनिक यंत्रवत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे कहते हैं, यंत्रवत समाज में जो भी महसूस किया उसको अपनी कल्पना के माध्यम से कविता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कुंवर नारायण जी इस आधुनिक समय में इस बात पर विचार करते हैं कि आज का आधुनिक समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या यंत्र माध्यम में से पूरी तरह घिरा हुआ है। बिना यंत्र के माध्यम से कोई कार्य आज के मनुष्यों का सरोकार नहीं हो सकता। और इस समय कविता लिखना या कविता पढ़ने वाले लोगों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक कविता इन्होंने आपकी एनसीईआरटी आरोह 2 में संकलित किया है, जिसका शीर्षक है कविता के बहाने। कविता के बहाने इस शीर्षक से इन्होंने अपने अंतर्वेदना को आपके सामने बिंब रूप में प्रस्तुत किया है। वैसे चाहे जो युग रहा हो, चाहे आपका प्राचीन युग रहा हो या मध्य युग या आज का आधुनिक युग, समय समय पर बदलते परिवेश में और बदलते समयों में हर परिवेश की प्रकृति के आधार पर कवियों ने अपनी वेदना कल्पना कविता के रूप में संकलित की है। आज आधुनिक युग में ये देखने को मिलता है कि हमारा समाज पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से घिरा हुआ है और इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हिंदी साहित्य में कविता कोई पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन यह कहना थोड़ा सा अनुचित होगा कि कोई कविता नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि आज भी कविता में हमें अपनी समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत होता है, यथार्थ चित्रण दिखाई देता है, जो हमारे समाज की संस्कृति, समाज के परिवेश, समाज की धार्मिकता को अपने अंदर अंतर्निहित किए हुए है। और इस इलेक्ट्रॉनिक समाज में, यंत्रवत समाज में हमारी कविता एक नए सिरे से प्रस्तुत हो रही है। और इसीलिए कविता के बहाने यह दिया गया है पाठ जो हमको पढ़ने को मिलता है। सबसे पहले हम जो कविता के बहाने बात सीधी थी पर इन दोनों के लेखक कविवर कुंवर नारायण के बारे में, जीवन के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद इसका थोड़ा सा प्रतिपाद्य, इस कविता का प्रतिपाद्य आपको बताएंगे। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह 1956 में, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों इनका काव्य संग्रह है, आत्मजयी प्रबंध काव्य है, आकारों के आसपास कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले समीक्षा, मेरा साक्षात्कार सामान्य। इनको इनके साहित्य सृजन के आधार पर कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उनमें से जो प्रमुख पुरस्कार हैं इस प्रकार हैं: साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान,
कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। इनकी एक पंक्ति है, न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। इनकी यह पंक्ति अत्यंत मार्मिक और कल्पनाओं से ओतप्रोत है और यथार्थ का चित्रण करती है। इन्होंने कविता के बारे में लिखा है कि कविता एक पुरानी किताब जैसी है, जिसपे गर्द से ढकी, मतलब जिसपे धूल मिट्टी पड़ी हुई है, और जिसका दरवाज़ा अर्थात जब इसको खोलते हैं, पलटते हैं इसके हर पन्नों को, तो एक नया उत्साह इस कविता में दिखाई देता है। आज के परिवेश में कविता के बारे में उन्होंने लिखा है और इस कविता में बंद जो अनुभूतियाँ हैं, जो कल्पना है, जो समाज के प्रति दायित्व है, उनको एक एक पेज इस कविता के एक एक पन्नों को खोलकर, गर्द से ढकी पन्नों को खोलकर आज की अनुभूति, आज का एहसास इस कविता में किया जाता है। अब देखिए आगे इसी में लिखा गया है, गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षा भी लिखी है, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। मतलब सभी विधाओं पर ये कविता लेखन किया करते थे। जैसे आपने देखा साहित्य रचना में कहानियाँ, उपन्यास आदि विधाओं पर लिखते थे, लेकिन कविता लेखन में इन्हें सबसे ऊपर देखा जाता है। नई कविता के दौर में जब नई कविता का लेखन आरंभ होता है, कवि नई कविता लिखने लगते हैं, उस दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदारी लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसीलिए संयम, संभ्रम, प्रश्नानुकूलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। तो इस तरह एक छोटा सा जीवन परिचय मैंने कुंवर नारायण जी का आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ, और साथ ही साथ उनकी पहली कविता जो है उसको भी देखने से पहले कुछ और चीज़ें जो दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहे तो इनकी तटस्थ वीतराग, दृष्ट नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन की आलोचना आलोड़नों के रूढ़ में पढ़ी जा सकती है। अब इसके उपरांत हम दिए गए कविता का प्रतिपाद्य समझ लेते हैं। यहाँ पर कुंवर नारायण जी की 2 कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। मतलब इन दिनों इनका एक संग्रह है जिससे कविता के बहाने की कविता को लिया गया है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। आज का समय मतलब आधुनिक समय की बात कर रहे हैं। आधुनिक युग जो इलेक्ट्रॉनिक युग के रूप में चल रहा है, और इसमें यंत्र तंत्र का पूरा वातावरण पूरे समाज में छाया हुआ है। उसमें अपनी कविता के वजूद को लेकर
थोड़ा सा आशंकित कवि नज़र आता है। उनको शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। जहाँ देखिए बच्चों, अवसर कम होते हैं या ऐसा महसूस होता है कि किसी के दबाव में हमारा अस्तित्व खतरे में है, तो उसमें अलग तरह से संभावनाएं पैदा की जाती हैं। वही आज कविता का हाल है। कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने के लिए एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है। अब इस कविता में क्या दिया गया है उसको जोड़ने की कोशिश किया जा रहा है कि कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। मतलब इस कविता में चिड़िया और फूल के उदाहरण से लेकर बच्चे तक के उदाहरण को पिरोया गया है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति अर्थात उसकी सुगंध समाप्त होने की निश्चित समय है, मुरझाने का निश्चित समय है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन अतीत मतलब आज का वर्तमान समय, भूतकाल, भविष्यकाल, अंधकार, प्रकाश और सभी भविष्य के उपकरण मात्र हैं जो शब्दों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत होते रहते हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वे चाहे घर की सीमा हो, चाहे भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। भाषा की सीमा कहने का मतलब हिंदी भाषा में लिखे गए जो भी साहित्य होता है, चाहे कविता होती है, चाहे ग्रंथ होते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती। वह अपनी सीमा को पार करके दूसरी भाषाओं में अनुवादित किए जाते हैं। उनका कोई बंधन नहीं होता और अनंत काल चिरकाल तक व्यक्ति लेखक चाहे हो ना हो, लेकिन कविता वर्तमान काल में, भविष्य काल में, भूतकाल में सभी जगह विद्यमान रहती है बिना सीमा के। जैसे बच्चों के खेलने की सीमा निश्चित नहीं होती, उनकी कल्पना की सीमा निश्चित नहीं होती, असीम होती है, उसी प्रकार कविता की कोई सीमा नहीं होती। अब दूसरे कविता का प्रतिपाद्य थोड़ा सा ध्यान में रख लेते हैं। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर जो कोई दूसरा नहीं संग्रह से संकलित है। मतलब कोई दूसरा नहीं संग्रह है कुंवर नारायण जी का, उसमें से लिया गया है बात सीधी थी पर। कविता के कथ्य में और माध्यम के द्वंद्व उकेरता हुआ भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही हर पेच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। पेच मतलब जानते हैं कि जैसे किसी दीवार में एक पेच लगानी है तो उसके लिए एक निश्चित खांचा बनाया जाता है, तब जाकर वह पेच बैठता है। उसी तरह कविता में भी वैसे ही शब्द बैठाए जाते हैं जैसे उनका अर्थ ग्रहण करना होता है, अर्थ भाव ग्रहण करना होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। सही है, जैसे पर शब्द है, बात सीधी थी पर जो शब्द लिया गया है इसके कई अर्थ हैं। पर मतलब ऊपर भी होता है, पर मतलब पंख भी होता है, पर मतलब किंतु परंतु भी होता है। लेकिन इन सभी अर्थों को कविता के भावानुसार बैठाया जाता है। इसीलिए कहता है कवि ना कि दूसरे पर्याय के रूप में तो जाने जाएंगे ये, लेकिन उन सब के भी विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती और कविता निर्मित हो जाती है। वही कविता की सहूलियत है जो सहूलियत के साथ होता है। मतलब बड़े सरल सहज ढंग से कविता प्रस्तुत होती है। तो बच्चों, मैंने आज आप लोगों को कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय और इनके द्वारा संकलित दोनों
कविता के बहाने और बात सीधी थी पर दोनों की प्रतिवादों की भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। और मुख्य बात पर भी मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाला है कि कविता के बहाने और बात सीधी थी पर आखिर क्यों कवि के अंतर्मन की द्वंद्वात्मक इकाइयाँ रही हैं, आखिर क्यों यह कविता लिखी गई है। थोड़ी सी चर्चा हुई। अगले वीडियो में मैं कविता के बहाने कविता को पढ़ाऊँगा और उसके प्रतिवाद को फिर से जोड़ने की कोशिश करूँगा ताकि आपको किसी प्रकार से समस्या ना उत्पन्न हो सके। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण को में रखते हुए मैं हर प्रश्नों का उत्तर आपकी कविता से निकलवाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।